नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में। देखिए, आपने बहुत सारे साइबर क्राइम्स के बारे में सुना होगा, जैसे साइबर बुलिंग हुई, साइबर स्टॉकिंग हुआ, साइबर ग्रूमिंग हुआ, फिशिंग हुआ। इन सारे अपराधों के बाद एक बहुत तेजी से मामला उभर कर सामने आ रहा है साइबर अपराध का, और वो है डिजिटल गिरफ्तारी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल गिरफ्तारी क्या होती है, इस पे किस तरीके से जो है काम किया जाता है और साथ ही साथ इसके लिए रोकथाम कैसे की जा रही है, सरकार के इस पे क्या क्या कदम है। तो चलिए देख लेते हैं अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। क्योंकि जो हमारे डिजिटल अपराधियों द्वारा एक डिजिटल गिरफ्तारी का मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इनकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा की जा रही है। और इसके बाद क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेल और जबरन वसूली के लिए जो उपयोग की जाने वाली तकरीबन 1000 स्काइप आईडीज को ब्लॉक करने के लिए किसके साथ सहयोग मांगा है, किसका सहयोग मांगा है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने सहयोग किया है। ये करेंगे क्या कि ये जो आईडी थी इन्हें ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि डिजिटल गिरफ्तारी में किसका यूज़ किया जा रहा है, तो नॉर्मली किसका, स्काइप जो हमारा एक ऐप है उसका यूज़ किया जा रहा है। उसकी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये सारा कार्य किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि हम यहाँ पर एक तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम 1000 तक की स्काइप जो आईडीज हैं उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे साइबर अपराधियों ने इस क्राइम को करने के लिए जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करे, जो सिम कार्ड यूज़ करे और जो बैंक अकाउंट यूज़ करे, उन्हें भी ब्लॉक करने का कार्य किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है, तो जो हमारा गृह मंत्रालय के साथ साथ कई अन्य मंत्रालय और उनकी जो एजेंसियां हैं, साथ ही साथ हमारा आरबीआई और अन्य संगठन मिलकर एक साथ इस पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनके जो बैंक अकाउंट्स थे, जो मोबाइल नंबर्स थे, जो सिम कार्ड इन्होंने यूज़ करे थे, उन सभी को ब्लॉक किया जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, इसने अपने एक जो सोशल मीडिया होता है, इसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम क्या है, साइबर डॉट्स है, जिस तरीके से हमारा ट्विटर है जिसका नाम बदलकर अब एक्स हो गया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरीके के जो सोशल मीडिया होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनका है। जो इनका साइबर डॉग्स प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सारे अलर्ट्स जारी किए गए हैं। और ये अलर्ट्स किस तरीके से जारी किए गए हैं, तो या तो ये इन्फोग्राफिक्स और जो वीडियो होती है इसके माध्यम से ये जारी किए गए हैं। आपको बता दें इन्फोग्राफिक क्या होता है। एक इमेज होगी, उस इमेज पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि जो हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके हम बैनर्स देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक इमेज होती है, उस इमेज में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी डिटेल दी हुई होती है, फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़ वगैरह सब दिया हुआ होता है। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्ट का अगर हम देखें बैनर, तो उस पर भी सारी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होती है। इसी को कहा जाता है इन्फोग्राफिक। तो इस इन्फोग्राफिक के माध्यम से ये क्या कर रही है, अलर्ट जारी कर रहा है। अब समझ लेते हैं कि डिजिटल गिरफ्तारी होता क्या है। लोगों को अभी धोखा देने के लिए और उनको पैसे ऐंठने के लिए क्या किया जा रहा है, साइबर अपराधियों द्वारा एक अनोखी तकनीक अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है, डिजिटल गिरफ्तारी। इसमें होता क्या है कि स्काइप के माध्यम से आपको कॉल की जाएगी और उस कॉल में क्या कहा जाएगा आपको कि आपको ये कॉल अटेंड करनी ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होगी वो, यानी कि वीडियो कॉल होगी, और उसमें ये कहेंगे कि हमारे जो अदर अधिकारी हैं वो भी आपके साथ बात करेंगे, तो आपको उसे अटेंड करना, वहाँ पर दिखाई देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप अपने ही घर में एक तरीके से कैद कर दिया जाता है। इसे ही कहा जाता है डिजिटल गिरफ्तारी, यानी कि आभासी तौर पर आप कैद हो गए हैं अपने ही घर में। किसी जेल में कैद नहीं है, लेकिन अपने घर में ही कैद हैं। आपको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी टाइम आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करके आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसको करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, किस तरीके से ये इस कार्य को पूरा करते हैं, डिजिटल गिरफ्तारी को पूरा करते हैं। इसमें जो हम अदर देखते थे साइबर क्राइम, जैसे कि फिशिंग में भी क्या होता था कि जो सामने साइबर अपराध करने वाला अपराधी होता था, वो अपने आप को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताता था, या फिर कोई पुलिस या आईपीएस, मतलब अच्छी अहदे पर जो अधिकारी होते हैं वो बताता था, और आपसे आपकी जो संबंधित जानकारी होती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी मांगी जाती थी। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर भी जो सामने साइबर अपराधी होता है वो खुद को पुलिस,
प्रवर्तन निर्देशालय सीबीआई जैसे कानूनी प्रवर्तन अधिकारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। और जब वो अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करेगा तो उसका जो आप अगर उसका व्हाट्सअप आईडी देखें या ट्रू कॉलर पे देखें तो उसकी आईडी पर आपको किसी अच्छे अधिकारी यानी कि आईपीएस ऑफिसर या एक किसी आईएएस ऑफिसर की ही आपको उस पर फोटो दिखाई देगी। अब यहाँ पर ये करेंगे क्या, आपको कॉल करेंगे और आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में संलग्न हैं, यानी कि आपके द्वारा कोई इलीगल एक्टिविटी की जा रही है, आपके द्वारा गंभीर अपराध किया जा रहा है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आपका जो मोबाइल है, आपका जो फ़ोन नंबर है उसको यूज़ कर कोई इलीगल कार्य किया गया है, ड्रग्स का पैकेट यहाँ से वहाँ पहुँचाया गया है, या जो बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें आपका फ़ोन नंबर यूज़ किया गया है, आपके आधार, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पर्सनल, वो किसी न किसी इलीगल यूज़ में लिए जा रहे हैं, इस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो होगा क्या, आप डर जाएंगे, और जब आप डर जाएंगे आपसे ये कहा जाएगा कि ये मामला आगे कोर्ट में जाएगा, आपको कोर्ट में पेशी देनी होगी, कोर्ट में पूरे मामले की जाँच की जाएगी। जब आप डर जाते हैं तो ये करते क्या है, ये बोलेंगे अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये मामला कोर्ट तक ना लेके जाएं तो एक बड़ी अच्छी खासी धनराशि आपसे मांगी जाती है कि आप ये धनराशि हमें दे दीजिए तो हम यहीं पर इस मामले को ख़त्म कर देंगे, मामला जो है कोर्ट तक नहीं जाएगा। लेकिन जब तक आप ये धनराशि उन्हें नहीं देते, अगर आप मान लेते हैं कि हाँ ठीक है हम धनराशि देके इस मामले को यहीं सेटल कर लेते हैं, तो जब तक आप धनराशि नहीं देंगे तब तक भी आपको अपने घर पर रहना होगा, क्योंकि वो आपसे क्या कहेंगे कि हमारे जो और अधिकारी हैं वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और जब वो आपसे बातचीत करेंगे तो क्या होगा, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनके पीछे जो पूरी इमेजिंग चलेगी वो किस तरीके की होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी पुलिस स्टेशन या किसी सरकारी कार्यालय में ही बैठे हैं। इस तरीके से उनका पूरा स्टूडियो का सेटअप किया हुआ है कि आप ये नहीं जांच पाएंगे कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो साइबर अपराध में संलग्न है, यानी कि आपको यही लगेगा कि आप सच में किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। उनका बात करने का तरीका ऐसा होगा, उठने बैठने का ढंग, वो वर्दी भी पहने हुए होंगे, तो आप बिल्कुल नहीं जज कर पाएंगे कि आपके साथ एक साइबर अपराध हो रहा है। अब इससे संबंधित देख लेते हैं कि इसके हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, रोकथाम के इसके क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे कि हम जो भी अपना पासवर्ड होता है, हम जो भी डिजिटल माध्यम यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो पासवर्ड है और जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने सिस्टम पे, उस पर नियमित रूप से उसे अपडेट करते रहना चाहिए। क्यों अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे होता क्या है, इस तरीके की अनाधिकृत पहुंच की संभावना बहुत कम हो जाती है, लोग उस तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा क्या है, अगर हमें कोई भी संदिग्ध लिंक दिखता है तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें नीचे एक लिंक दिया होता है कि इस पर क्लिक कीजिए, बहुत से लोग उस पर क्लिक कर भी देते हैं, जिससे होता क्या है कि या तो आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट कट जाएगा या कुछ भी इस तरीके का साइबर क्राइम आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ क्या है, आपको बता रहा है कि अगर कोई संदिग्ध लिंक है, यानी कि आपके पास कोई अननोन लिंक आता है, तो उस पर क्लिक ना करें। साथ ही कोई अननोन सोर्स है तो उससे कोई भी अटैचमेंट हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और इसके साथ अगर आपसे कोई आपकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए कहता है, जैसा कि फिशिंग में होता था कि आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या आपके अकाउंट का पासवर्ड या आप जो अपना एटीएम यूज़ करते हैं उसका पासवर्ड अगर आपसे मांग रहा है, इस तरीके की कोई भी जानकारी अगर मांग रहा है, तो उस ईमेल या मैसेज की जब तक आप वैधता का प्रमाण ना देख लें कि ये वैध है या नहीं, तब तक आपको इस तरीके की अपनी कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए। आगे आपसे बोल रहा है कि आप जो अपने सिस्टम में एंटीवायरस और जो एंटी मेलवेयर यूज़ करते हैं वो प्रतिष्ठित होने चाहिए। यानी कि आप जो कभी कभी होता है कि हम कम पैसों के लिए कि हम सस्ता हमें मिल रहा है एंटीवायरस, पायरेटेड है, हमें वो पायरेटेड यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑथेंटिक यूज़ करना चाहिए हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि जो पायरेटेड होते हैं इसके द्वारा भी साइबर क्राइम किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो हमारे सिस्टम्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, साथ ही साथ अगर हम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें सुरक्षित रखने के लिए जो नवीनतम सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उनसे अपडेट रखना चाहिए, हमेशा उसे अपडेट करते रहना चाहिए। अलग अलग अपडेट्स हमारे सुरक्षा के आते रहते हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं, उससे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने ऐप्स को अपडेट रखना चाहिए। अपने जो पासवर्ड होते हैं, मान लीजिए कोई भी पासवर्ड है, व्हाट्सएप का है, सोशल मीडिया का है,
कोई भी पासवर्ड है या अन्य कोई संवेदनशील जानकारी है तो वो हमें नहीं देनी चाहिए। डिजिटल माध्यम से हमें देने से उसे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट यही कह रहा है कि हमें अपनी संवेदनशील जानकारी सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्टेड संचार तकनीक के प्रयोग से देनी चाहिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आपको इस तरीके की जानकारी डिजिटल माध्यम से नहीं देनी चाहिए, जहाँ तक हो मैक्सिमम उससे बचना चाहिए। अगला कह रहा है कि जो हमारे निवारक उपाय हैं और जो हमारी सार्वजनिक जागरूकता है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी कि लोगों में अभी तक बहुत से लोग इन सब चीज़ों से जागरूक नहीं हैं, बहुत से लोगों को साइबर क्राइम के बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इस जागरूकता को बढ़ाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोगों को साइबर क्राइम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकें, सारी चीज़ें बता सकें। सरकार की तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ही, साथ में हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक रहें। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी कॉल आता है तो हमें उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। किस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए? हमें उससे पूछना चाहिए कि आप किस ज़िले से के अधिकारी हैं, कहाँ पर हैं, आपके ज़िले में जो है SHO कौन है या DSP कौन है, क्योंकि इस तरीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शायद वो कलेक्ट ना करें और उनके पास नवीन डेटाबेस ना हो। और साथ ही साथ जो हम आपको बता दें कि हमें क्या चीज़ें और करनी चाहिए। अगर हमारे पास कभी इस तरीके की कोई कॉल आती है तो क्या है कि हमें साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। ये नंबर क्या है? ये नंबर है 1930 नंबर है। इस नंबर पे तुरंत कॉल करके रिपोर्ट करना चाहिए कि हमारे पास इस तरीके का कॉल आया है, इसके बारे में वहाँ पर जानकारी देनी चाहिए। और दूसरा, आप जो देखते हैं कई जगह आप देखेंगे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जो आपको मुफ्त मिलते हैं। तो इस तरीके के जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं उन्हें यूज़ करने से कहीं ना कहीं हमें बचना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको सारा साइबर क्राइम से रिलेटेड, डिजिटल गिरफ्तारी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक समझाई हैं। किस तरीके से इससे बचा जा सकता है ये भी यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए उपयोग की जाने वाली 1000 से अधिक जो हमारी स्काइप आईडी थी उन्हें ब्लॉक करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या पूछ रहा है? किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका स्काइप सॉफ्टवेयर, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है आपका गूगल और चौथा है याहू। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? स्काइप सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस तरीके के ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में भी मिलते हैं कि आप सबसे पहले उसे देखें और उसे क्लिक कर दें। ये हमारा आंसर नहीं है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।